गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आपके 11वीं और 12वीं के जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 12वीं के बाद बीएससी एजी में या बीएससी लेवल के विभिन्न कोर्स हैं, जो आपका हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, बायोटेक है, फूड टेक है। ठीक है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको यूपी कैटेड एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या फिर आप बीएचयू और आईसीआर का एग्जामिनेशन देते हैं, जिसके बाद आपका आईसीआर की यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन होता है। और इसमें आपके एग्रीकल्चर से करीबन यूपी कैटेट के एग्जामिनेशन में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन 60 क्वेश्चन में से आप अधिक से अधिक क्वेश्चन आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट करते हैं तो आपका सिलेक्शन के अपॉर्चुनिटी या सिलेक्शन का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए हम आपकी जो 4 पुस्तकें हैं, आपका कृषि भाग 1, भाग 2 और आपका कृषि अभियंत्रण तथा कृषि पशुपालन की बुक्स हैं, इसमें सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं तथा उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आप पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक से। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे धातु लिखा है। तो आपके कृषि अभियंत्रण में एक चैप्टर है कृषि यंत्रों के निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थ। तो जैसा कि आप जानते हो, कृषि यंत्र के निर्माण में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का यूज किया जाता है, जैसे चाहे वो धातुएं हों, चाहे वो प्लास्टिक हो, लकड़ी हो। ठीक है, तो इसमें आपका धातु से मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आप आगे पढ़ेंगे सभी इंपॉर्टेंट बातें। तो आइए शुरू करते हैं धातु से। धातु देखिए 2 प्रकार की होती हैं। पहली लौह धातु तथा अलौह धातुएं। फिर आपकी इसमें मिश्र धातु भी आ जाती है। ठीक है, तो लौह धातु कौन सी धातु होती हैं? जिनमें फेरस पाया जाता है। दूसरी आपकी होती हैं अलौह धातु। ठीक है, कौन सी धातु होती हैं? अलौह धातुएं होती हैं जिनमें आपका फेरस नहीं पाया जाता। ठीक है, फेरस इसमें आपका नहीं पाया जाता, इनको हम बोलते हैं अलौह धातुएं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि ये धातुओं के कुछ इंपॉर्टेंट गुणों के बारे में चर्चा की है हमने। ठीक है, कि प्रत्यास्थता क्या होती है। धातु के गुणों में हम बात कर रहे हैं प्रत्यास्थता, यानी लौह धातु में। तो जिस धातु में जितनी अधिक प्रत्यास्थता होगी उसमें उतनी अधिक लचक पैदा होने का गुण होगा। जो धातु जितनी ज़्यादा सुघट्ट होगी उसके आकार में परिवर्तन करना उतना आसान होगा। ठीक है, तन्यता यानी धातु से आप कितना पतला तार बना सकते हैं। जैसे आप सोना या चांदी को देखते हो, इनके आप बहुत पतले तार बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कौन सी धातु से आप कितना अधिक पतला तार बना सकते हैं वो उसकी तन्यता से पता चलता है। आघात वर्धनीयता से आप मेलेबिलिटी, इससे आप बता सकते हो कि धातु की पतली चादर और धातु की कितनी पतली चादर आप बना सकते हो। इसी प्रकार से अगर किसी धातु में घिसने के प्रतिरोधक क्षमता जितनी अधिक होगी वो धातु उतनी कठोर मानी जाती है। जैसे हार्ड स्टील हो गया, आपका अधिक कार्बन युक्त स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। ठीक है, निकल धातु हो गया। इसी प्रकार से चिमड़पन धातु में कंपन सहने की प्रवृत्ति, इसको ध्यान रखिएगा, कंपन को सहने की प्रवृत्ति की शक्ति तथा मोड़ने पर टूटने की कम प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। यानी जिस धातु में जितना अधिक चिमड़पन होगा उसमें कंपन को सहने की शक्ति बढ़ जाएगी और मोड़ने पे वो धातु कम टूटेगी। इसी प्रकार से भंगुरता की बात करें, यानी जैसे कच्चा लोहा है, आपका कौन सा लोहा है? कच्चा लोहा है। तो कच्चे लोहे में क्या होगा कि भंगुरता का गुण अधिक पाया जाता है। आप इस पर हथौड़ा मारेंगे तो ये चूर चूर हो जाएगा, यानी कच्चे लोहे में भंगुरता का गुण अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कच्चे लोहे में कार्बन अधिक पाया जाता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से वियर रेसिस्टेंट है, यानी जंग प्रतिरोधक क्षमता। यह जिस धातु में जितनी अधिक होगी उस धातु में उतनी कम जंग लगेगी तथा उस पर अम्ल और क्षार और ऑक्सीकरण का प्रभाव कम होगा। ठीक है, अब आ जाइए। अब धातु को अयस्क के रूप में प्राप्त करने के बाद उसमें चूंकि क्वार्ट्ज, चूने की और मिट्टी की अन्य अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं, तो धातु का शुद्धिकरण किया जाता है इसको विभिन्न प्रकार के लौह धातु बनाने से पहले। पहला स्टेप इसमें होता है वॉशिंग एंड ग्रेविटेशनल सेपरेशन, यानी धोना और उसको फिर गुरुत्व पृथक्करण द्वारा अलग करना। ये आप पहले चित्र में देख पा रहे हैं कि इसमें धोना और गुरुत्व पृथक्करण का एग्जाम्पल है। इसमें आप देख रहे हैं ये फीडर है या हॉपर है।
इससे आप धातु अशुद्धियों के साथ यहाँ पे उसके अयस्क को, धातु के अयस्क को अशुद्धियों के साथ डाल रहे हैं, और या एक तरफ से पानी आ रहा है, तो जो भारी धातु है, लौह धातु है, वो तली में बैठ रही है, ठीक है, और इसकी कुछ अशुद्धियाँ क्या है, पानी के साथ बहकर आगे चली जा रही हैं। दूसरे स्टेप में आप देखोगे यह आपका भुनना है, जिसे हम बोलते हैं रोस्टिंग। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है, ROSTING, रोस्टिंग। जैसे मूंगफली भूनते हो ना, वैसे रोस्टिंग बोला जाता है उसको। रोस्टिंग में क्या होता है, बड़ी बड़ी आपकी जो फैक्ट्रियाँ, उसमें अलग अलग प्रकार के रोस्टर होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ड्रम वाला रोस्टर का चित्र दे रखा है। इसमें आपको अयस्क को आप भूनते हो, इस ड्रम के अंदर तापमान आपका बढ़ा दिया जाता है, और जिसमें धातु अच्छे से भुनने के बाद इसकी अशुद्धियाँ जल के ख़त्म हो जाती हैं। फिर लास्ट में इसका एक और स्टेप होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें आप देखोगे ये हॉपर से इस लौह अयस्क को, चूर्ण को डाला जाता है, और ये बेल्ट से जब आता है तो ये चुंबकीय प्रभाव के कारण, व्हील में मैग्नेटिक सेपरेटर होने के कारण, ये इसमें जो लौह धातु है वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और अशुद्धियाँ जो नॉन मैग्नेटिक है वो अलग इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कच्चा लोहा। कच्चा लोहा क्या होता है? तो देखो, लौह अयस्क को अधिक कार्बन वाले ईंधन जैसे कि कोक यानी कोयला के साथ प्रज्वलित करने पर जो माध्यमिक उत्पाद बनता है उसे आप क्या कहते हो? कच्चा लोहा कहते हो। और कच्चे लोहे को बनाते समय जो वात्या भट्टी है उसमें आप क्या है, चूने को फ्लस के रूप में यूज करते हो। फ्लस, इसको ध्यान रखना, फ्लस के यूज में करते हो, यानी ये चूना पिघलाने का काम करता है इसको। और चारकोल या कोक तथा एंथ्रेसाइट को आप उपयोग करते हो ताप उत्पन्न करने के लिए। क्या उत्पन्न करने के लिए? ताप उत्पन्न करने के लिए। तो इन 2 पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर धमन भट्टी के द्वारा लौह अयस्क की रासायनिक शुद्धि के पश्चात कच्चा लोहा प्राप्त होता है, ठीक है। और कच्चे लोहे में देखो, मैंने कहा था ना कार्बन अधिक होता है, तो 3.5 से 4.5% कार्बन होता है, और इसमें 92 से 97% शुद्ध लोहा होता है। इस लोहे को आप वेल्ड नहीं कर सकते। तो ये आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये कच्चा लोहा कुछ इस रूप में, ईंटों के रूप में प्राप्त होता है। इसको आप वेल्डिंग नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा इसमें कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस और गंधक भी मिली होती है। इसको कच्चा लोहा कहते हैं। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, यानी किस ताप पर ये गल जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट 1200 डिग्री सेल्सियस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी बिंदु को आप जरूर याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं लोहे के प्रकार में। कच्चा लोहा प्राप्त करने के बाद लोहे के प्रकार, कच्चा लोहा जब निकाल लेते हैं इसके बाद अलग अलग प्रकार के लोहे प्राप्त होते हैं हमें कच्चे लोहे से, जिसमें आपका ढलवा लोहा है, पिटवा लोहा है और इस्पात। पहले हम बात करेंगे ढलवा लोहा की, ठीक है। पहले हम बात करेंगे ढलवा लोहा की। तो कृषि यंत्र बनाने में ये ढलवा लोहा सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सस्ता होता है, और आसानी से ढल जाता है। आप किसी भी रूप में इसको ढाल सकते हैं, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया ढलवा लोहा। तो ये कैसे प्राप्त होता है? देखो, कच्चे लोहे को जब कोयला और स्क्रैप आयरन यानी अनुपयुक्त लोहा होता है उसके साथ जब गर्म करके इसको हमको क्या प्राप्त होता है? ढलवा लोहा प्राप्त होता है। और इस ढलवे लोहे की जो क्वालिटी है वो इस कच्चे लोहे यानी पिग आयरन तथा स्क्रैप आयरन की मात्रा तथा क्वालिटी पर निर्भर करती है। आपके ढलवे लोहे में भी देखिए 2.2 से 4.3% कार्बन और लगभग 1 से 3.5% सिलिकॉन पाया जाता है। इसके क्या क्या गुण होते हैं? एक तो ये दानेदार होता है, ठीक है। अगर इसको तोड़ के देखोगे तो इसमें आपके, अगर इसके क्यूब को एक तोड़ के देखोगे तो इसमें आपको दाने दाने से दिखाई देंगे, पास पास से चिपके हुए, ठीक है। यानी ये क्या है? आपका ढलवा लोहा है। दूसरी चीज़, इसमें आप दानेदार संरचना देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये आपका ढलवा लोहा है। उसके बाद ये भंगुर होता है, यानी अगर आप हथौड़े से इस पर चोट मारेंगे तो ये क्या होगा? ये टूट जाएगा, भंगुर होता है, ठीक है। उसके बाद आघातवर्धनीय, ये आघातवर्धनीय नहीं होता, यानी इसको हथौड़े से पीट कर आप कोई शेप नहीं दे सकते, कोई आकार नहीं दे सकते, ये टूट जाएगा, ठीक है। फिर सर्वाधिक संपीड़न पाया जाता है। इसको गर्म करके आप वेल्डिंग या ढलाई इसको गर्म करके नहीं जोड़ सकते आप, लेकिन इसकी आप वेल्डिंग या ढलाई कर सकते हैं। अब उपयोग की बात करोगे आप तो इसमें देखोगे ये सस्ता और अधिक आसानी से ढल जाने वाला है। इसका प्रयोग किस किस में? देखो, मोल्ड बोल्ड प्लॉ, एमबी प्लॉ जिसे बोलते हैं, एमबी प्लॉ, आप एमबी प्लॉ से याद रखना या मोल्ड बोल्ड प्लॉ याद रखना, ठीक है, PLOUGH, ठीक है। तो आप मोल्ड बोल्ड प्लॉ या एमबी प्लॉ तथा उसके फाल, इंजन ब्लॉक यानी जिसके अंदर पूरा इंजन आपका बंद रहता है, इंजन ब्लॉक, ठीक। फिर पाइप, चारा
चारा मशीन, ठीक है, चारा मशीन बनाई जाती है, मक्का निकालने की मशीन आदि इसी प्रकार के लोहे से बनाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यानी इसके लाभ क्या क्या हैं। यह सरलता से और एक मिनट, ठीक है। अब इसमें ढलवा लोहे की किस्में देखते हैं हम। ढलवा लोहे की किस्में में आप देख सकते हो, ढलवा लोहे में एक होता है आपका श्वेत ढलवा लोहा। देखो आपको ये पहला श्वेत ढलवा लोहे के कुछ पार्ट बने हुए, ये आपका चित्र दिखा रखा है। इसे सांचे में पिघले लोहे को शीघ्रता से ठंडा करने पर प्राप्त होता है और तोड़ने पर सफ़ेद, कम घिसावट और दूसरे ढलवा लोहे की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, ठीक है। तो तोड़ने पर एक ऐसा दिखाई देगा, आपको सफ़ेद सा दिखाई देगा, कुछ आपको सफ़ेद सा दिखाई दे रहा है ना, इसको तोड़ेंगे तो वाइट कलर सा दिखाई देगा। इसमें कम घिसावट होती है और धूसर ढलवा लोहे की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, यानी धूसर से आपका अधिक शक्तिशाली होता है। इससे ढली वस्तुएं क्या होती हैं, कठोर और भंगुर होती है, यानी श्वेत ढलवा लोहा आपका कठोर भंगुर होता है। फिर आपका धूसर ढलवा लोहा, देखो ये धूसर ढलवा लोहा का चित्र देखो, ग्रे कलर का दिख रहा है, धूसर कलर का। इसमें इसमें पिछले लोगों लिखा है, यहाँ पे क्या है, पिघला लोहा है, ठीक है, पिघला लोहा है। पिघले लोहे को प्राकृतिक हवा में, यह आपका पिघला लोहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको पिघला लोहा समझ लीजिएगा, पिघला लोहा। तो पिघले लोहे को प्राकृतिक हवा में धीरे धीरे ठंडा करने पर आपको ये प्राप्त होता है और ग्रेफाइट के कारण इसका धूसर रंग होता है। तो धूसर ढलवा लोहा का रंग धूसर क्यों होता है, ग्रेफाइट के कारण। इसकी खिंचाव शक्ति कम होती है और ये अपेक्षाकृत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। फिर आता है द्विशीतित ढलवा लोहा, यानी इसे इंग्लिश में आप बोलो तो इसे बोलते हैं चिल्ड कास्ट आयरन। क्या बोलते हैं, चिल्ड कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, ठीक है। अब हलों के फार, इसका यूज कहाँ होता है, हलों के फार बनाने में प्रयुक्त होता है। ऊपरी खिंचाव के कारण स्वतः ही पैने होते हैं। तो हलों के फार क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब इसमें ऊपरी खिंचाव होता है तो इसका फार स्वतः ही अपने आप पैना होता रहता है। ये आप देख सकते हैं, द्विशीतित यानी चिल्ड कास्ट आयरन से बने हुए कुछ पार्ट्स हैं। फिर आघात वर्धनी ढलवा लोहा, अधिक झटके सहने की क्षमता होती है इसमें। श्वेत ढलवा लोहे के बिना ग्रेफाइट बनाए कार्बन अलग कर देने पर यह लोहा बनता है, ठीक है। और इसको दो विधियों से प्राप्त किया जाता है, काली भट्टी विधि और श्वेत भट्टी विधि, ठीक। इसके क्या क्या लाभ हैं, देखो आपके ढलवा लोहा क्या है, सस्ते सरलता पूर्वक ढाले जा सकते हैं, यानी सस्ते होते हैं इनके बने यंत्र और पार्ट, और इनको आसानी से आप ढाल सकते हो। अधिक गर्मी सहनशीलता का गुण होता है और यंत्र अपेक्षाकृत कम इसके। अब इसमें नेक्स्ट देखोगे आप हानियाँ। हानियाँ में क्या है कि ढलवा लोहे को पीट कर कार्य में नहीं लाया जा सकता, पहली चीज़। दूसर, वो आघात वर्धनी ढलवा लोहा के यंत्र रेती के अलावा किसी अन्य वस्तु से पैने नहीं किए जा सकते, ठीक है। इस पर क्या है, गांव का साधारण लोहार काम नहीं कर सकता। भंगुरता के कारण ये शीघ्र टूट जाते हैं, जो केवल वेल्डिंग से ही जोड़ा जा सकता है, यानी इसमें आप वेल्डिंग कर सकते हो। पिटवा लोहा या शुद्ध लोहा लोहा, अब देखो नेक्स्ट है, यह लोहा पलटनी भट्टी अथवा परावर्तनी भट्टी में कच्चे अथवा ढले लोहे से कार्बन, गंधक और फास्फोरस बाहर निकालकर प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है, एक तो ये पलटनी भट्टी या परावर्तनी भट्टी में से प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या करते हो आप, कच्चे लोहे या ढले लोहे से कार्बन, गंधक और फास्फोरस को बाहर निकाल देते हो, तो आपको ये लोहा प्राप्त होता है, पिटवा लोहा, ठीक है। भट्टी की तली में आप क्या करते हो, लोहे के ऑक्साइड की परत बिछा देती है और जब इस लोहे को पिघलाया जाता है तो भट्टी में ये कुछ, ठीक है, पीला लोहा आपको प्राप्त होता है। अब देखो इसके गुण क्या क्या है, यह भी तन्य होता है, ठीक है, यानी लंबे तार बनाने का गुण। यह आघात वर्धनी होता है, यानी इससे पीट कर आप चादर बना सकते हो। आसानी से झुक, पिटवा लोहा है ना, अब देखो पिटवा यानी इसे हथौड़ी से पीट कर काम किया जा सकता है, तो आघात वर्धनी गुण तो होगा ही इसमें। अब इसे आसानी से आप इसे झुका सकते हो, काट सकते हो, मरोड़ सकते हो, ठीक है। इसे कभी पिघलाकर, लेकिन इसे पिघलाकर जैसे आपका ढलवा लोहा था उसकी तरह इसका काम नहीं कर पाओगे। इसको पिघलाकर द्रव के रूप में नहीं बदला जा सकता, ठीक है। कार्बन इसमें प्रतिशत देखो, कार्बन प्रतिशत इसमें कम है,
ठीक है। क्योंकि हम यहाँ दे रहे थे प्राप्त कैसे हो रहा था, कच्चे लोहे अथवा ढले लोहे से आप क्या है कार्बन को ही बाहर कर दे रहे थे। तो देखो कार्बन प्रतिशत यहाँ कम हो गया 0.05 से 10%। और उपयोग क्या है, जंजीर, बोल्ट, नट, छड़े, प्लेटें आदि बनाने में। फिर आ जाओ, तीसरा हो गया आपका इस्पात। इस्पात देखो इस्पात कैसे मिलता है, तो इस्पात ढलवा लोहे और पिटवा लोहे के बीच का लोहा कहा जाता है। मृदुकरण के पश्चात यह कठोर और लचकदार हो जाती है। और इस्पात की कठोरता किस पे निर्भर करती है, कार्बन की मात्रा, मैग्नीज, फास्फोरस और गंधक की मात्रा पे निर्भर करती है। इस्पात तैयार करने के लिए आप क्या करते हो, कच्चे लोहे में से कार्बन का अधिकांश भाग, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक का अधिकांश भाग अलग कर दिया जाता है। तो इस्पात बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, वेसेमर विधि या खुली भट्टी का प्रयोग करते हो। खुली भट्टी में जो भी आपको इस्पात मिलता है वो महंगा होता है, ठीक है। अतः कृषि यंत्रों में जो भी आपका इस्पात यूज किया जाता है वह बेसेमर विधि द्वारा प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना कि खुली भट्टी से जो आपको इस्पात प्राप्त होता है वो महंगा होता है, इसलिए बेसेमर विधि का यूज किया जाता है। और भट्टी में गला हुआ कच्चा लोहे को चूने के साथ जब मिला के गर्म किया जाता है तो बेसिक स्लैग नाम का एक आपको माध्यमिक उत्पाद मिलता है, जिसे बोलते हैं बेसिक स्लैग। इसको याद रखना, जब मैं आपको खाद वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसका खाद के रूप में उपयोग करेंगे, इसे बोलते हैं बेसिक स्लैग। इसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं। तो कभी आपका क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से खाद का प्रयोग किया जाता है या इस्पात के कारखानों में कौन सा फर्टिलाइजर आपको मिलता है, तो आप वहाँ याद रखोगे बेसिक स्लैग, ठीक है। फिर इस्पात की किस्में देखो, मृदु इस्पात होता है जिसमें 0.1 से 0.5% कार्बन होता है और इससे विभिन्न प्रकार के जो बीम्स बनते हैं, जैसे चाकोर है आपका, टी बार है, ठीक है आपका, वो बनते हैं। कृषि यंत्रों के हत्थे, एंगल आसानी से झुकाया, काटा और गढ़ा जा सकता है, ठीक है, मृदु इस्पात। फिर दूसरा होता है मध्य कार्बन युक्त इस्पात। इसमें देखो 0.25 से 0.6% कार्बन होता है। मृदु इस्पात तथा पिटवा लोहे की अपेक्षा अधिक कठोर और मजबूत, ऊष्मा उपचार के द्वारा कठोर या नरम किया जा सकता है, ठीक है। क्रैंक, रेलवे लाइन, रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं, इंजन के सिलेंडर, यानी इंजन के सिलेंडर जिसमें आपका पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक है, आदि बनाने में मृदु इस्पात का प्रयोग किया जाता है। उच्च कार्बन युक्त इस्पात में क्या है, निरंतर अपघर्षण को सहन करने की शक्ति होती है, यानी ये घिसता कम है, ठीक है। और अन्य प्रकार के इस्पात को काटने के लिए जो औजार बनाए जाते हैं जिनसे आप किसी अन्य प्रकार के इस्पात काटते हो, जैसे ड्रिल, आपका कटर होता है, कटर में आपके विभिन्न प्रकार के ब्लेड लगे होते हैं, या ड्रिल मशीन की जो रिपेट होती हैं, ठीक है, वो सब किससे बनाई जाती हैं, उच्च कार्बन युक्त यानी हाई कार्बन स्टील से बनाते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, मैग्नीज क्रोमियम मिला देने पर यह अधिक कठोर हो जाता है और इससे बॉल बेरिंग, यानी जो बेरिंग है, बेरिंग के अंदर की इसमें बाल बना लेते हो आप, ठीक है। अब विशेष प्रकार के इस्पात ये भी देख लो, इनमें क्या है, कार्बन की मात्रा कम करके अन्य धातु का प्रयोग करते हैं इसमें, यानी अन्य प्रकार की धातु मिला देते हैं। अब इसमें देखो कौन कौन सी धातु मिलाने पे क्या होता है, जब यदि आप इस्पात में टंगस्टन मिला दोगे तो क्या होगा, औजार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने पर भी पहने रहते हैं, यानी कुछ ऐसे यंत्रों में प्रयोग होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है पुर्जों का यूज करते करते, तो वहाँ पर क्या है, गर्मी बढ़ने के बावजूद भी ये क्या है, इनकी धार बनी रहती है। निकल मिला दोगे इस्पात में तो क्या होगा, इसकी जो लचक की क्षमता और तन्य क्षमता बढ़ जाएगी। ऐसी इस्पात मिश्र धातु की बात करते हैं। एक बोरॉन इस्पात बोला जाता है, यानी इसकी ये कठोर इस्पात होता है और शाफ्ट, दूरी दूरी कैप आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज इस्पात में क्या है, 11 से 14% मैग्नीज होता है, 8 से 1.3% कार्बन। और ये भी अत्यधिक कठोर तथा दाना दलने की चक्की, मशीन आदि बनाने में प्रयुक्त करते हैं। निकिल इस्पात देखिए क्या है, इसमें 2 से 5% निकिल पाया जाता है। ये भी क्या है, सदृढ़, कठोर, तन्य और विशेष रूप से झटका सहन करने वाले जो औजार बनाए जाते हैं या उपकरण बनाए जाते हैं वो निकिल इस्पात के बनाए जाते हैं। इस पर जलवायु का कम प्रभाव पड़ता है। टंगस्टन इस्पात, इसमें 3 से 18% टंगस्टन होता है। तीव्र गति से चलने वाले काटने के औजार तथा डाई बनाने में प्रयुक्त होता है। यह डाई क्या होती है कि विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल्स, यानी औजारों को काटने छांटने के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप प्लम्बर को देखते होंगे ना, डाई लगाता है तो वो पाइप में चूड़ियाँ काटता है, तो उस प्रकार की डाई। क्रोम निकिल इस्पात, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना, स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त होता है क्रोम निकिल इस्पात, जिसमें 16 से 19% क्रोमियम और 5 से 10% निकिल होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं
क्वेश्चंस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। तो इसमें देखो, पहला आपका पूछा गया है कि कच्चा लोहा तैयार किया जाता है लौह अयस्क के, चूना पत्थर से, कोयला से या उपरोक्त सभी। तो देखो मैंने बताया था ना, कच्चे लोहे को लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोयला के साथ गर्म किया जाता है। इसमें चूना पत्थर फ्लक्स के रूप में काम करता है। ये काम करता है किसके? फ्लक्स के रूप में, ठीक है, ये फ्लक्स के रूप में काम करता है। कोयला क्या है? ताप बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। इसी प्रकार से कच्चे लोहे का गलनांक होता है। तो मैंने आपको बताया था ना, कच्चे लोहे का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसी प्रकार से कच्चा लोहा नहीं हो सकता। आप देखते हैं कच्चा लोहा क्या नहीं हो सकता? कठोर, भंगुर, पिघलने वाला, चुंबकीय। तो कच्चे लोहे में बहुत ज़्यादा कार्बन की मात्रा भी होती है, इसलिए चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। फिर ढलवा लोहे में कार्बन प्रतिशत की मात्रा। अब ढलवा लोहे में मैंने आपको बताया था कार्बन प्रतिशत आपका ज़्यादा होता है। देखो इसमें 2 से 4.3% ढलवा लोहा होता है। फिर ढलवा लोहे के गुण होते हैं। ढलवा लोहा क्या कर सकते हो आप? चोट मारने पे टूट जाता है? नहीं भैया, ढलवा लोहा है, चोट मारने पे टूट जाता है। हाँ। क्या इसे ढाला जा सकता है? बिल्कुल ढाला जा सकता है। गर्म होने पर फैलता है? बिल्कुल फैलता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा डी, ठीक है। अब आ जाओ ढलवा लोहे में। देखो हमने श्वेत ढलवा लोहा वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि इसमें कितना प्रतिशत कार्बन होता है। तो इसमें देखो 2 से 4% कार्बन की रेंज में इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 4%। अब अगला क्वेश्चन है, पिटवा लोहा होता है यानी तन्य होता है, आघात वर्ध्य होता है, आसानी से झुकाया काटा जा सकता है सभी। भाई पिटवा लोहा में आप हथौड़ी से काम करोगे तो उसको खींचोगे भी, उसको चोट भी मारोगे, उसको झुकाओगे, काटोगे। तो क्या इसमें आंसर क्या जाएगा आपका? उपरोक्त सभी, ठीक। अब नेक्स्ट आप किसके क्वेश्चन देखते हैं कि पिटवा लोहे के 2 टुकड़ों को मिलाने हेतु तापमान क्या? इसको आप नोट कर लेना, ये शायद मैंने आपको नहीं दिया था। तो इसमें क्या आंसर है इसका? इसका आंसर हो जाएगा 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 900 डिग्री सेल्सियस पे पिटवा लोहे को आप 2 टुकड़ों को मिलाने हेतु तापमान यूज कर सकते हो, यानी इतने डिग्री पे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब पिटवा लोहे का गलनांक क्या होता है? तो पिटवा लोहे का गलनांक होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। इसको आप ध्यान रखेंगे। मृदु इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 2 से 4 नहीं, 3 से 5 नहीं, 5 से 6 नहीं। तो ये तो कॉमन सेंस ही, आप इसे सॉल्व कर लोगे कि इस्पात में आपकी कार्बन की मात्रा 1 हद से 1.5% तक जाएगी, ठीक है। तो आंसर इसका डी। फिर हल्के फार निम्न के बने होते हैं। हल्के फार कौन से लोहे के बने होते हैं? चिल्ड कास्ट आयरन, ठीक है, यानी दूषित ढलवा लोहा। इसी प्रकार से कार्बन इस्पात का रूप है, इसको आप सॉल्व करके देखिए। तो कार्बन इस्पात का रूप कौन कौन सा है? मृदु इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात, मध्य नरम इस्पात और उपरोक्त सभी। भाई सभी में कुछ ना कुछ कार्बन पाया जाता है, इसलिए कार्बन इस्पात का रूप है। मिश्र धातु इस्पात में क्या क्या मिलाया जाता है? भाई निकिल मिलाया जाता है, बिल्कुल मिलाया जाता है, ठीक है। मैग्नीज मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। क्रोमियम बिल्कुल, कोबाल्ट बिल्कुल, सिलिकॉन जरूर। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। अब टीन का गलनांक होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। टीन क्या है? यह अधातु, अधातु, ये अलौह, ठीक है, अलौह धातु है। क्या है? अलौह धातु, इसको ध्यान रखिएगा। तो टिन का गलनांक कितना होता है? टिन का गलनांक होता है आपका 232 डिग्री सेल्सियस। अब प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के लिए मैंने आपको शायद प्लास्टिक बताया नहीं। तो प्लास्टिक में भी देखिए 2 प्रकार की प्लास्टिक होती हैं, उनको आप याद रखिएगा। यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए ये है प्लास्टिक, ठीक है। और प्लास्टिक में आप याद रखिएगा 2 प्रकार की मुख्यतः प्लास्टिक होती हैं। एक होती है ताप नम्य, ठीक है, जिसे बोला जाता है ताप नम्य। ताप नम्य ये 9 है। ताप नम्य प्लास्टिक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? यानी इस पर ताप बढ़ाएंगे और इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, यानी आप इसे पिघलाकर किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, ठीक है। ये ताप नम्य हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका पॉलीस्टायरीन, ठीक है, पॉलीस्टायरीन है, पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन, ठीक है। पीवीसी इसी का एग्जाम्पल है, पीवीसी। फिर एक्राइलिक, एक्राइलिक, ठीक है, एक्राइलिक इसी का एग्जाम्पल है। अब दूसरी प्रकार की प्लास्टिक होती है जिसे बोलते हैं ताप दृढ़। इसे ज़रा ध्यान रखिएगा। ताप दृढ़ या आपकी थर्मोसेट प्लास्टिक बोलते हैं, ताप दृढ़, ताप
दृढ़। ठीक है, एक मिनट इसे मिटा देता हूँ मैं, ज़रा आसानी रहेगी आपके लिए। ठीक है, हाँ, तो इसमें देखो ताप दृढ़ प्लास्टिक का क्या गुण है। इस प्लास्टिक में कुछ नहीं, आप इसमें एक बार आपने आपने क्या करा, आप इसको एक बार टेम्परेचर बढ़ाकर, ठीक है, एक बार टेम्परेचर यानी ताप को बढ़ाकर आप इसे कोई आकार दे देंगे। फिर उसके बाद अगर आप टेम्परेचर इसको गर्म करते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी ताप दृढ़ को आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। ठीक है, रिसाइकिल नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार किसी आकार में इसको गर्म करके ढालने के बाद इसको आकार को परिवर्तन नहीं किए कर सकते। और इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे ड्यूराइट है, ठीक है, ड्यूराइट, ड्यूराइट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, और इसके एग्जाम्पल में हो सकता है आपका यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। और भी जितने भी प्रकार के इसमें फॉर्मेल्डिहाइड सब नाम से आपके आएंगे, वो सब क्या होते हैं, ताप दृढ़ प्लास्टिक होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि हाथ की कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपालक चक्र किसका बना होता है। ठीक है, हाथ की कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपालक चक्र किसका बना होता है। तो देखो भाई, हथौड़ी से तो पीटा नहीं जा सकता, आपने देखा होगा पहिए को, वो ढलवा लोहे का होता है, यानी क्या उसमें कोई सीधे सीधे उसको पिघलाकर एक सांचे में गोल बना दिया जाता है। तो ये किसका होता है, ढलवा लोहे का। ये क्वेश्चन तो ईजी, आई थिंक आप सब लोग कर लेंगे। ठीक है, अब मेस्टन हल, मेस्टन हल का दाब रोधी, दाब रोधी को बोला जाता है लैंड साइड, लैंड स्लाइड। ठीक है, लैंड साइड बोला जाता है इसे। और ये वो भाग होता है जो हल को पलटने से बचाता है। ठीक है, हल को पलटने से बचाता है, पलटने से बचाता है तथा स्थिर रखता है हल को। जब आप हल चलाते हो तो हल को स्थिर रखता है, इसे बोलते हैं दाबरोधी। ठीक है, तो मेस्टन हल का दाबरोधी किसका बना होता है। तो मेस्टन हल का दाबरोधी आपका ढलवा, मेस्टन हल का इसका आपका ढलवा लोहे का बना होता है। ठीक है, ढलवा लोहे का। अब साबास हल, साबास हल का दाबरोधी किसका बना होता है। तो साबास हल का दाबरोधी भी किसका बना होता है, उच्च कार्बन स्टील का नहीं, मृदु इस्पात का नहीं, ढलवा इस्पात का नहीं, ढलवा लोहे का। ठीक है, ढलवा लोहे का। अब आ जाओ, विक्ट्री हल की हरीस बनी होती है, हरीस यानी उसका हैंडल, विक्ट्री हल की हरीस बनी होती है। तो हरीस किसकी बनी होती है, ये बनी होती लकड़ी की, मृदु इस्पात की, प्लास्टिक की, ढलवा लोहे की। ये आपको हल और इनसे जुड़े क्वेश्चन में अगले चैप्टर में कराऊंगा, अगले लेक्चर में। यहाँ पे आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए बस। विक्ट्री हल की हरीस बनी होती है, तो इसमें है ये किसकी बनी होती है, मृदु इस्पात की, इसकी मृदु इस्पात की। ठीक है, फिर यूपी नंबर 2 हल की फार किसकी बनी होती है। तो यह बनी होती है, यह भी बनी होती है मृदु इस्पात की। वाह हल का दाबरोधी यानी लैंड साइड किसका बना होता है। तो यह बना होता है आपका मृदु इस्पात का। ठीक है, तो आप देखोगे कि दाब रोधी में आपका क्या है, आपका वावा हल्का दाब रोधी में मृदु इस्पात का, जबकि मेस्टन हल्का दाब रोधी और साबास हल्का दाब रोधी में ढलवा लोहे का प्रयोग किया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर गेज व्हील बनी होती है, गेज व्हील किसकी बनी होती है, गेज व्हील बनी होती है ढलवा लोहे की। ठीक, अब ये देखिए, नट और बोल्ट बने होते हैं उच्च कार्बन इस्पात के, ढलवा लोहे के, पिटवा लोहे के या मृदु इस्पात के। तो भाई उच्च कार्बन इस्पात के स्टील बोर्ड तो महंगे पड़ेंगे, एक तो आपको कॉस्टली भी पड़ेंगे। ठीक है, ढलवा लोहे के क्या है, ढलवा लोहे होंगे तो आपको एक इसमें निश्चित आकार में पिघला के ढालना पड़ेगा, जो आपके लिए सही नहीं रहेगा। पिटवा लोहे के भी नहीं। तो ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं मृदु इस्पात के। फिर ढलवा लोहे में लोहे प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है, मैंने आपको बताया था, आप पीछे देखेंगे करीबन 92 से 97 बताया था। यहाँ पे आपका 92 से 94 है, तो आंसर आप लगाएंगे 92 से 94। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि और ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो रेंज में ये है, इसको आंसर आप लगाएंगे 92 से 94। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गियर बना होता है मृदु इस्पात का, उच्च कार्बन इस्पात का, ढलवा इस्पात का, मृदु केंद्र इस्पात का। तो गियर किसका बना होता है, गियर बना होता है मृदु इस्पात का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 6 से 1%, 2%, 3% और 4%।
तो उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा होती कितनी होती है? ये होती है 6 से 1%। तो ये हमने आपका कृषि यंत्रों में भिन्न पदार्थों के उपयोग में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस करी है। आगे हम किसी अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू। और आपकी जो भी क्वेश्चन हो या रिलेटेड क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।